हेलो फ्रेंड्स, हम 25 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है कोविड डीपेंड इनइक्वालिटीज़ वेल्थ एजुकेशन जेंडर। तो बेसिकली जो ऑक्सफैम उसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस। उसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ और डीपेंड हो गई हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अ न्यू रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम हैज़ फाउंड दैट द कोविड पैंडेमिक डीपली एक्सरबेटेड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। द रिपोर्ट टाइटल द इनइक्वालिटी वायरस हैज़ फाउंड दैट एज द पैंडेमिक स्टॉल द इकोनॉमी फोर्सिंग मिलियन ऑफ पुअर इंडियंस आउट ऑफ जॉब्स द रिचेस्ट बिलियनियर्स इन इंडिया इंक्रीज द वेल्थ बाई 35%। तो बेसिकली जो अमीर लोग हैं उनकी वेल्थ 35% और इंक्रीज़ हो गई है। और जो इंडियन बिलियनियर्स हैं इंक्रीज बाई 35% ड्यूरिंग द लॉकडाउन और 90% उनकी 2009 के बाद उनकी वेल्थ बढ़ी है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी डीपेन हो रही है। तो ये कैसे ठीक किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटीज हर्ट द इकोनॉमी एंड अंडरमाइन सोशल कोहेशन। सम आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट एफर्ट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी मस्ट सक्सीड नॉट प्रिसीड efforts to boost growth because that will define how much there is to distribute। ठीक है, तो दैट विल बी चैलेंज फॉर द बजट। बजट में चैलेंज होगा कि गवर्नमेंट कैसे करे कि इनइक्वालिटी कम हो। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट ये है। इसमें एक डेटा है जिससे ये पता चला है कि जब से जम्मू और कश्मीर का बाइफर्केशन किया गया था, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 बाइफर्केशन और 370 का रिमूवल, तो उसमें ये देखा गया है कि मिलिटेंट रैंक्स में रिक्रूटमेंट तो बढ़ा है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इंसाइटमेंट्स ये सब सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स वो तो कम हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स भी कम हुए, लेकिन मिलिटेंट्स रिक्रूटेड वो बढ़ गए, वो लगभग 174 रिक्रूटेड हुए। ठीक है, तो ये खास न्यूज़ है। अब जो टैब्ल्यूज़ रिपब्लिक डे में सारे स्टेट्स यूटीज़ अपने दिखाते हैं तो उसमें लद्दाख का भी इस बार अपना एक टैब्ल्यू होगा। तो लद्दाख के टैब्ल्यू में बेसिकली जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें लद्दाख पे थिक से मॉन्स्ट्री है लेह में वो दिखाई गई है और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो दिखाई गई है। तो बेसिकली इसमें कुछ भी कारगिल के एरिया का नहीं दिखाया गया जो कि उसमें आता है। तो बस यही कुछ फॉल्ट लाइन्स दिख रही हैं बिटवीन द बुद्धिस्ट लद्दाख एंड द मुस्लिम कारगिल। हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अब ये लातूर पहला ऐसा वो बन गया है जहाँ पर ऑल विमेन पंचायत होगी। तो 9 years आफ्टर 50% सीट्स वर रिजर्व फॉर विमेन महाराष्ट्र ग्राम पंचायत आनंदवादी विलेज इन लातूर निलंगा तालुका। आनंदवादी विलेज नाम है लातूर के निलंगा तालुका में जहाँ पे ऑल विमेन पंचायत है। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास वोटिंग कार्ड होता है बेसिकली उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया जा रहा है। उससे ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज बचेंगे और उनको कॉस्ट कम आएगी। तो लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद विल ऑन मंडे लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द वोटर आइडेंटिटी कार्ड विच कैन बी डाउनलोडेड ऑन अ मोबाइल फ़ोन और अ पर्सनल कंप्यूटर। जो ई इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा वो नॉन एडिटेबल होगा, डिजिटल वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और इसको आप अपने डिजिटल लॉकर जैसी चीज़ों में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यूपी में एक फ्री कोचिंग जैसी चीज़ लॉन्च की गई है जो लोग जेई नीट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस लॉन्च ऑफ स्टेट वाइड फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू हेल्प देम प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट एंड यूपीएससी। अभ्युदय कोचिंग प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम बसंत पंचमी। तो अभ्युदय कोचिंग प्रोग्राम बेसिकली फ्री कोचिंग लॉन्च की गई। आगे चलते हैं। यहाँ पर राम सेतु ब्रिज है। बेसिकली माना जाता है ये राम सेतु ब्रिज से ही जो राम जी थे वो यहाँ से श्रीलंका गए थे। तो राम सेतु ऑल्सो नोन एज एडम्स ब्रिज और नाला सेतु होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ द रामायण। ठीक है, तो स्टडी कंडक्ट की जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा द्वारा। वो फोकस करेंगे राम सेतु का फॉर्मेशन कब हुआ था और क्या वहाँ पे कोई सबमर्ज्ड हैबिटेशंस है उस स्ट्रक्चर के आसपास। एक्सकेवेशन टू असर्टेन द एज ऑफ द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक्सकेवेशन किया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि स्ट्रक्चर की एज क्या है और उसका सराउंडिंग एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी। तो एजेंसीज रिसर्च वेसल, अब एजेंसी रिसर्च कर कौन से वेसल से रही है तो उसका नाम है सिंधु साधना। सिंधु साधना डिप्लॉय किया जाएगा सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए और सेडिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम 35 to 40 मीटर्स बिलो द वाटर लेवल।
सिंधु साधना एक इंडिजिनियस एक्सप्लोरेशन वेसल है जो कि अंडर वाटर रह सकता है लगभग 45 दिनों तक। इससे पहले बहुत पहले वहाँ पर एक बात की गई थी कि सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, टू बिल्ड अ शिपिंग कैनाल जो कि लिंक करेगा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों में प्रोटेस्ट देखा गया और बाकी अपोजिशन के द्वारा, तो ये प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर दिया गया था। तो अभी ऐसा कुछ नहीं बन रहा, बस सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी। तो अब सिंधु साधना कुछ चीज़ें कभी पूछ ली जाएँ, तो हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, इसमें बस ये बता रहे थे कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन मिला था स्ट्रीट वेंडर्स को, वो कौन से स्टेट में ज़्यादा मिला, कौन से कम मिला है। आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो पता होगा, तो वैसे ही साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ड्राफ्टेड अ पॉलिसी ऑन द लाइन्स ऑफ द मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल फॉर द कंट्री साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक है। तो उसमें अब साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसमें ऐसा कुछ इन्हें पता चला है कि साइंटिस्ट आइसोलेशन, मतलब बेसिकली जो साइंटिस्ट कुछ भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कुछ भी, तो वो आइसोलेटेड होते हैं सोसाइटल नीड्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, साइंटिस्ट कुछ भी डिस्कवरी करे, कुछ भी इन्वेंशन करे, तो वो सोसाइटल नीड्स के लिए ही होनी चाहिए। तो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंसल्टेशन फॉर अ ईयर नाउ हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड विल सून बी सेंट टू द यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल। ड्राफ्ट पॉलिसी में जो भी नॉलेज वर्कर होगा उसको लगभग हैज़ टू डिवोट एटलीस्ट 10% डेज ईच ईयर, ठीक है, टू एसएसआर एक्टिविटी। तो लगभग उसे 10 दिन निकालने पड़ेंगे टू एसएसआर एक्टिविटी, जिसमें वो लेक्चर दे सकता है स्कूल और कॉलेजेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकता है, सॉल्यूशन के साथ आ सकता है जो भी लोकल इन्वायरमेंट और हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम है। बेनिफिशियरीज कोई भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स, लोकल बॉडीज़, कम्युनिटीज़, वुमेन ग्रुप, एनजीओज एंड एमएसएमईज। वेल द नॉलेज वर्कर वुड बी गिवन वाइड लैटिट्यूड इन चूजिंग द एसएसआर एक्टिविटी। अब मतलब नॉलेज वर्कर वो होगा कि आप कौन सी एसएसआर एक्टिविटी में अपना करना चाह रहे हो, स्किल देना चाह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करना चाह रहे हो, जो करना हो, लेकिन वो साइंटिफिक नॉलेज टू द सोसाइटी पहुँचाए। मेन मिशन यही होना चाहिए कि ट्रांसमिशन होना चाहिए साइंटिफिक नॉलेज टू द सोसाइटी। आइडियाज़ टू क्रिएट लिंकेजेस बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। तो आइडिया क्या, बेसिकली साइंस और सोसाइटी में लिंकेज क्रिएट करना। आवर इंस्टीट्यूट्स हैव सर्टेन रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल, बोथ इंफ्रास्ट्रक्चरल एज वेल एज नॉलेज बेस्ड, and these resources can be used to develop new direct interfaces with society. While scientists may do this already, वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट हाँ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे सोसाइटी को हेल्प होती है, उनकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, पर इसमें भी स्ट्रक्चर नहीं और बहुत आर्बिट्रेरी है। तो इसके लिए ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ लाई गई है। जो साइंटिस्ट तक ज़्यादातर वर्क सिलॉस में करते हैं, मतलब सिर्फ अपने अपने में काम करते हैं और आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम द सोसाइटल नीड्स। विद इंक्रीज एक्सपोजर टू सोसाइटी दे विल ऑल्सो गेन नॉलेज एंड द काइंड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेंशंस दैट इज रिक्वायर्ड इन द कंट्री राइट नाउ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फर्स्ट वाला आर्टिकल बेसिकली ऑथर ये बता रहे हैं कि आईआईटीज़ में भी कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जनरल कैटेगरीज होते हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं, और जनरल कैटेगरी को ये लगता है कि रिजर्व कैटेगरी ने मेरी सीट ले ली, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग क्लाइमेट, जो बाइडन क्या क्या करने वाले हैं तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में वापस आएंगे, ठीक है। उसके बाद WHO को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो उनके प्रेडेसेसर बाहर आ रहे थे जिनसे। इसके अलावा उन्होंने बोला WHO की फंडिंग रोक दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये कहकर रोक दी थी कि इट इज़ कंट्रोल बाय द चाइना, ठीक है। तो अब बेसिकली से वापस से ज्वाइन करेंगे जो बाइडन WHO को। तो बहुत ज़रूरी था, ऑथर ने बोला है WHO का ज्वाइन होना बाय द US, क्योंकि 16% जो भी बजट होता है वो फाइनेंस बाय वाशिंगटन होता है। लाइकवाइज जो GHG का मतलब ग्रीन हाउस गैस का सेकेंड एमिटर है वो US है, और अगर US ही पेरिस क्लाइमेट ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा तो फिर क्लाइमेट चेंज में जो है कि 2% 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है टेम्परेचर, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बाइडन का वो टारगेट है वो है कि 2 ट्रिलियन क्लीन एनर्जी प्रपोजल एंड विसार्जेस एन एमिशन फ्री इलेक्ट्रिक ग्रिड बाई 2035, और वो US को नेट जीरो कार्बन इकॉनमी बना देंगे बाई 2050। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने सोची करने के लिए, ठीक है। अब ओपन साइंस के बारे में यहाँ पे पता चलेगा हमें। ओपन साइंस वो होती है, ओपन साइंस अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है। पहले हम देख रहे हैं कि भी साइंस में दिक्कतें क्या क्या चल रही हैं। तो साइंस में क्राइसिस चल रही है जिसने इंडिया को भी इफेक्ट किया। पहली ये फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा को फैब्रिकेट और फॉल्सिफिकेशन वाली, प्लेगरिज्म चोरी करने वाली आदत, अनएथिकल ऑथरशिप, ठीक है। फेलियर टू डिस्क्लोज फंडिंग सोर्सेज, मतलब कोई किसी से फंडिंग करके कोई चीज़ करे और फिर उसके बाद उस बेसिस पे रिसर्च पेपर बना दे, पर वो बता ही ना कि मुझे इससे फंडिंग मिली थी इसलिए मैंने ऐसी रिसर्च लिखी। एंड जेंडर डिस्पैरिटी इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है, जैसे ये होता है ना आपको रोज़ 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, उसके लिए फिटबिट की वॉचेज आती हैं जिसमें आप काउंट कर सकते हो। तो ऑथर का कहना है ये सब फैब्रिकेटेड चीज़ है विच मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ। हाउ मेनी हाउएवर नो दैट दिस गोल इज बेस्ड ऑन बैड साइंस एंड देयर इज नो एविडेंस फॉर द 10,000 स्टेप्स फिगर। तो कोई ऐसे फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन
करके कुछ एविडेंस, बिना किसी एविडेंस की ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ओपन साइंस क्या होता है? ओपन साइंस ड्रॉज अटेंशन टू सम कोर वैल्यूज़, ठीक है। ओपन साइंस में कुछ कोर वैल्यूज़ पे ध्यान लाया जाता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो तो इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, कि कहाँ से फंड मिली आपको सब लिखना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होना चाहिए बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द यूजर्स ऑफ नॉलेज। और ये असेंशियल पार्ट है जो कि ड्राफ्ट साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी है, जो कि बोलती ऑल एनकम्पसिंग open science framework will be built to provide access to scientific data, information, knowledge and resources to everyone, and all data used in and generated from publicly funded research वो सबको अवेल कराया जाएगा अंडर फेयर, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल टर्म्स पे, ठीक है। अब ऑथर ने बोला है ये सारी चीज़ें तो सही है, मतलब जैसे हमने STIP में ये बोला कि हाँ हम ओपन साइंस करेंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल कराएंगे, लेकिन जब वैक्सीन की बात आएगी, वैक्सीन के डेटा के बारे में बात आई, तो हम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। तो मतलब हम प्रैक्टिस में कुछ और ना प्रैक्टिकल कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज लिमिटेड एथेनिसिटी डेटा इन द करंट ट्रायल्स एंड देयर इज ऑल्सो एन एब्सेंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑन ओल्डर पीपल, द वंस एट द हाइस्ट रिस्क, बिकॉज मोस्ट ट्रायल पार्टिसिपेंट्स वर अंडर द एज ऑफ 55। तो आपने बेसिकली ये बोला कि हम थ्योरी में कोई और चीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में कोई और चीज़ कर रहे हैं। रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म, तो बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि आपको पता है अपने डेवोस समिट के लिए फेमस है, उसमें एक डेवोस समिट होती है। तो इस बार डेवोस समिट ऑनलाइन हो रही है, सिंगापुर में हो रही है। तो वहाँ पे एक बात की गई कि ग्रेट रीसेट बटन दबाने की ज़रूरत है। ग्रेट रीसेट बटन अभी हम पढ़ते हैं। वेदर इट इज़ अ क्लेवर गिमिक और अ सीरियस अटैम्प्ट टू प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो ग्लोबल कैपिटलिज्म में चेंज लाने की ज़रूरत है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो इनिशिएटिव है द ग्रेट रीसेट, उसने बेसिकली, अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है, राइट कुछ बोल रहे हैं, लेफ्ट कुछ बोल रहे हैं, पर ऑथर ने बेसिकली मेन चीज़ बोली, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द WEF माइट से, देयर इज नो डेनिंग द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंज। तो ऑथर ने बताया कि कितने ज़्यादा ग्लोबल चैलेंजेस हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वर्ल्ड लीडर्स में से होंगे जो कि एड्रेस करेंगे इस वीक की एनुअल गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पेंडेमिक ने कंपेल कर दिया है कि मतलब ऑनलाइन चले जाओ वापस से, तो फिर ये ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पे मैं दिक्कत बता देंगे। तो एजेंडा क्या है ग्रेट सेट रीसेट का? वो बहुत सारे मैनी इश्यूज़ को फेस जो कर रही कंट्री, उसको सॉल्व करने के लिए 3 ऑफ देम स्टैंड आउट। पहला, फर्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेवोस हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ कॉलिंग फॉर स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म दैट लुक्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट फोकस और मैक्सिमाइजिंग फॉर शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली डेवोस, इस बार डेवोस की जो समिट हो रही है वो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म को कॉल कर रही है, मतलब उस पर फोकस करिए, जो कि बेसिकली लोग अभी तक सिर्फ ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट फोकस देखते थे कि वो मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, वो एक नई तरीके से ओलिगार्क्स बनते जा रहे हैं। वी ऑल्सो नो दैट द डोमिनेंट कैपिटल टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज। डोमिनेंट कैपिटल हमेशा किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर ऑथर ने बताया जो लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक, वो बेसिकली यूरोपियन मर्चेंट किंग्स हो गई हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हो गई हैं कॉलोनियल एरा की, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट होते हैं, बिग बेनिफिशियरीज, उनको डीरेगुलेट, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है, डीरेगुलेट होते हैं बिल्कुल, स्पेशल कंसेशंस मिलते हैं अराउंड द वर्ल्ड, टेक जेंट्स बहुत कम टैक्स पे करते हैं और बहुत कम वेजेस देते हैं अपने वर्किंग पीपल को, और उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ओवर द गवर्नमेंट्स, वो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपको पता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में फेसबुक ने हेल्प की थी, तो ये सारी चीज़ें थी। Again, making capital more responsible belongs to the realm of the state. The kind of policy choices that a state makes in mediating between different stakeholders depends in turn on the balance of political forces within society and them. तो बेसिकली दूसरी क्लाइमेट चेंज की दिक्कत है और क्या होना चाहिए। तो ऑथर ने बोला इंडिया को क्या करना चाहिए इसमें। इंडिया नाउ कैन एंड मस्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द फ्रेमिंग ऑफ न्यू रूल्स टू गवर्न ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो ग्लोबल कैपिटलिज्म को गवर्न करने के लिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यू रूल्स बनाने जा रहा है, तो इंडिया को उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एट द सेम टाइम इट मस्ट ऑल्सो रिफॉर्म्स इट्स ओन इकोनॉमी एंड सोसाइटी टू मेक इट मोर इक्विटेबल। तो जैसे हमने देखा था इनइक्वालिटी वायरस से कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, तो साथ ही साथ इंडिया को खुद में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी इक्विटेबल बने, सस्टेनेबल बने और रैपिड एक्सटर्नल चेंजेस से कोप अप कर सके। इट इज़ ओनली दोज नेशन दैट कैन इफेक्टिवली मैनेज द डायनेमिक इंट्रैक्शन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो कि विनर्स होंगे इन द ग्रेट रीसेट जो कि अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। टेक जाइंट वर्सेस रेगुलेटर। तो बेसिकली गूगल और फेसबुक की कुछ मिफिंग हो गई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट
अब पार्लियामेंट इन ऑस्ट्रेलिया वो बेसिकली ये कहना है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का कि आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप न्यूज़ आइटम किसी भी न्यूज़ कंपनी से लेकर अपने चैनल पे दिखाते हो तो यू हैव टू गिव टैक्स, ठीक है। पर फेसबुक और गूगल ये टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पार्लियामेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज डिबेटिंग लेजिस्लेशन दैट वुड रिक्वायर गूगल एंड फेसबुक टू एंटर इनटू पेमेंट नेगोशिएशंस विद मीडिया कंपनीज फॉर यूजिंग द कंटेंट। बेसिकली वो मीडिया कंपनीज का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो गूगल और फेसबुक को पेमेंट नेगोशिएशंस में जाना था ताकि वो उनको कुछ पे करें। with an arbiter mandated to adjudicate in the event an agreement can't be reached। तो अभी इस पर कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। गूगल ने लास्ट वीक ये थ्रेटन किया कि वो अपना सर्च इंजन ऑस्ट्रेलिया से हटा लेगा। फेसबुक ने बोला वो ऑस्ट्रेलियन यूजर्स को ब्लॉक कर देगा फ्रॉम पोस्टिंग और शेयरिंग न्यूज़ लिंक अगर ये जो रॉयल्टी पेमेंट का प्रपोज नॉर्म्स है वो अभी तक हटाया नहीं गया, ठीक है। अगर उस ऑपरेशन में है तो वो सारी चीज़ें ऐसा कर देंगे। अब इंडिया में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया हैव सो फार फोकस्ड ऑन द डोमिनेंस ऑफ इंटरमीडिएरीज सच एज गूगल और फेसबुक। जैसे पॉलिसी मेकर्स का तो ये कहना ही है कि इन इंटरमीडिएरीज की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गई है गूगल और फेसबुक की, विच आर पोजीशन इन अ वे दैट सर्विस प्रोवाइडर्स कांट रीच कस्टमर्स एक्सेप्ट थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। और ये अब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स कस्टमर तक पहुंच ही नहीं सकते इनके प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो टसल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड एल्सवेयर कुड हैव ब्रॉड implications फॉर द रेगुलेशन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया इन द लॉन्गर टर्म। अब इसके बहुत लार्जर implications होंगे, अब जो भी रिजल्ट आएगा फिर पता चलेगा। एक क्लोथ होता है त्रिपुरा में, उनका ट्रेडिशनल क्लोथ है जिसका नाम है रीसा, जो हैंड वूवन क्लोथ होता है जो कि स्टेट की इंडिजिनस कम्युनिटी द्वारा यूज़ किया जाता है एज अ सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। अब रीसा में 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली ट्रेडिशनली त्रिपुरी फीमेल अटायर होता है जिसमें 3 पार्ट्स होता है, रीसा, रिग्नाई, रिकूटू। रीसा एक हैंड वूवन क्लोथ होता है जो कि बेसिकली अपर गारमेंट होता है, फिर हेड गियर होता है, फिर एक स्टोल होता है। तो बेसिकली रिस्पेक्ट पे करने के लिए होता है। तो आपको रीसा पता होना चाहिए। उसमें 3 पार्ट्स है, रीसा, रिग्नाई और रिकूटू, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी काम इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे ये यूएन की रिपोर्ट आई है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे जो इंडिया के बहुत सारे डैम्स हैं 2025 तक वो एजेड हो जाएंगे। तो ओवर 1000 लार्ज डैम्स इन इंडिया विल बी रफली 50 ईयर्स ओल्ड इन 2025 एंड सच एजिंग स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड पोज अ ग्रोइंग थ्रेट। अब थ्रेट क्यों? जब डैम्स बहुत पुराने हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो वो ज़्यादा पानी को वैसे भी नहीं रोक पाते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। तो over 1000 large dams in India will be roughly 50 years old in 2025 and such aging structures across the world pose a growing threat according to a UN report which notes that by 2050 most people on earth will live downstream of tens of thousands of dams built in the 20th century, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में ये देखा जा रहा है बेसिकली जो कुछ नॉर्म्स उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए ताकि मतलब जेल वेल ना जाना पड़े और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।